Good morning, students. Class 9th, Civics, Chapter 4, page 67, Part 8. The President यहाँ से पढ़ना था. While the Prime Minister is the head of the government, President is the head of the state. Prime Minister head of the government होता है, President को क्या बोलते हैं? Head of the state बोलते हैं. इन अवर पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइजेस ओनली नॉमिनल पावर्स. जो प्रेसिडेंट रहते हैं वो एकदम नाम मात्र की पावर्स एक्सरसाइज करते हैं. नाम मात्र की कैसे, मैं अभी आपको बताऊंगा. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन हुज फंक्शंस आर टू अ लार्ज एक्सटेंट सेरेमोनियल. मतलब इनके फंक्शंस कैसे रहते हैं प्रेसिडेंट के? एक औपचारिक, एक रीति संबंधी रिवाज के अनुसार. जैसे एग्जाम्पल मैंने क्लास में भी दिया था कि होता क्या है, पापा पैसे अर्न कर रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी पापा संभाल रहे हैं, लेकिन अब कहीं इनॉग्रेशन के लिए गए या घर का इनॉग्रेशन होना है तो दादाजी से रिबन कटवाया. कोई प्रॉपर्टी पापा ने, कोई भी काम कर रहे हैं दादाजी से पूछ के कर रहे हैं, है ना, कि ये करूँ नहीं करूँ, सब पापा ही कर रहे हैं, लेकिन एक होता है बड़ों की सहमति लेना. ऐसा टाइप का रोल आप समझ सकते हैं, एक नाम मात्र के लिए. सेरिमोनियल मतलब यही होता है, रीतिवाज, है ना, कि ऐसा औपचारिकता है, एक फॉर्मेलिटी है तो कर रहे हैं. द प्रेसिडेंट सुपरवाइजेस द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री सो दैट दे ऑपरेट इन हार्मोनी. प्रेसिडेंट सुपरवाइजेस ओवरऑल फंक्शनिंग. प्रेसिडेंट कैसे सुपरवाइज करता है? इंडिया में जितनी भी डीलिंग्स होती है ना, जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं, सब प्रेसिडेंट के नाम पे. ऐसा हो सकता है ना कि खरीदे पापा प्रॉपर्टी, पैसा कमाए पापा, प्रॉपर्टी खरीदे पापा, लेकिन दादाजी के नाम पे खरीद ले, ठीक है ना. तो सिग्नेचर सील साइन किसका आता है? प्रेसिडेंट का आता है. तो सारी एक्टिविटीज़ ओवरऑल फंक्शनिंग कौन परफॉर्म करता है? सिर्फ नाम मात्र के लिए प्रेसिडेंट करते हैं. द प्रेसिडेंट इज़ नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली. कैसे डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते? अच्छा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए को हम डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, ठीक है. और देखा जाए तो हमने एमपी और एमएलए को इलेक्ट किया, फिर उन्होंने हमारे बदले में किसको? पीएम को इलेक्ट किया. लेकिन प्रेसिडेंट को हम क्या करेंगे? एमपी एमएलए को इलेक्ट करेंगे, फिर एमपी और एमएलए किसको इलेक्ट करेंगे? एमपी और एमएलए किसे इलेक्ट करेंगे? प्रेसिडेंट को. और लेकिन लोकसभा में जितने भी मेंबर्स हैं उनको डायरेक्ट हमने इलेक्ट किया है. द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट हर. कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट हैज़ टू गेट अ मेजोरिटी ऑफ वोट्स टू विन द इलेक्शन. समझिए प्रेसिडेंट के वोटिंग के लिए 4, 6, 10 लोग खड़े हैं, ठीक है. तो उनको मेजोरिटी वोट, जैसे लोकसभा में होता है ना, वैसे इधर भी होगा, मेजोरिटी वोट होने चाहिए. मेजोरिटी वोट इट मीन्स आधे से ज़्यादा जिसको वोट मिले प्रेसिडेंट के, वो इलेक्शन जीत जाएगा. दिस एंश्योर्स दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन. जो प्रेसिडेंट है वो पूरे एंटायर नेशन को रिप्रेजेंट करता है. जो प्रेसिडेंट रहते हैं वो कोई भी डायरेक्ट डिसीजन नहीं लेते हैं, है ना, वो प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करते हैं फिर डिसीजन लेते हैं. इसलिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है डायरेक्ट जनता द्वारा चुना गया है, और जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली नहीं चुने गए, इनडायरेक्टली. प्रेसिडेंट को कौन चुनता है? सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मिलकर. दिस एंश्योर्स दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन. प्रेसिडेंट एंटायर नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, पर काम ज़्यादा प्रधानमंत्री करते हैं. वो सिर्फ एक नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. जितनी भी मैंने बताया ना एग्रीमेंट्स होती हैं, ट्रीटीज साइन होती हैं दूसरे देशों से, तो प्रेसिडेंट के नाम पे होती हैं. एट द सेम टाइम द प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन. डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट इट मीन्स जो प्रेसिडेंट रहता है ना वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है. डायरेक्ट लोगों ने उन्हें इलेक्ट नहीं किया है, ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है. प्राइम मिनिस्टर जो है डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं. कैसे? हमने लोकसभा में जिनको इलेक्ट किया है वो डायरेक्ट लोकसभा में बैठे हैं. इट मीन्स हमने लोकसभा के मेंबर्स को डायरेक्टली इलेक्ट किया है. दिस इंश्योर्स दैट शी रिमेन्स ओनली ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव. एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, एक नाम मात्र के एग्जीक्यूटिव होते हैं प्रेसिडेंट. अभी आगे और पढ़ेंगे. द सेम is true of the powers of the president. If you casually read the constitution, you would think that there is nothing that she cannot do. Constitution में अगर देखें तो उसमें ऐसा लगेगा पढ़ने से, there is nothing that she cannot do. मतलब कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो वो नहीं कर सकते. ऐसा लगेगा सब प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं. मतलब there is nothing, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि लगेगा कि प्रेसिडेंट नहीं कर रहा है. सब कुछ प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो. All the government activities take place in the name of the president. All laws and major policy decisions of the government are issued in her name. All major appointments are made in the name of president. किसी को अपॉइंट करना है, सारी पॉलिसीज इनके नाम पे हो रही हैं. जितने भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, सारी एक्टिविटीज़, जितने भी बाहरी लोगों से मतलब इंटरनेशनल हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, कहीं सील साइन चाहिए तो प्रेसिडेंट के नाम पे हो रहा है. प्रेसिडेंट इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया. अब अपॉइंटमेंट्स कौन कौन से करते हैं प्रेसिडेंट? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, मुख्य न्यायाधीश. कहाँ की? सुप्रीम कोर्ट के भी
जो चीफ जस्टिस है उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। उसके बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करते हैं लेकिन प्राइम मिनिस्टर की कंसल्टेशन से। फिर बाकी के जो सुप्रीम कोर्ट के, जैसे सुप्रीम कोर्ट में 30 जज हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस जो मतलब सबसे सीनियर है, उनको अपॉइंट किया प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर की कंसल्टेंसी से, ठीक है। उसके बाद ये तीनों मिलके अदर सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करेंगे। और फिर क्या होता है, हाई कोर्ट के जज भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर की हेल्प से और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हेल्प से, ठीक है। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर्स, सारे स्टेट के राज्यपाल कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मैंने बताया था, उनको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। एम्बेसडर्स, जितने भी राजदूत हैं जो हमारे बिहाफ में दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज़ मैंने आपको बताया था, जितनी भी ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स हैं आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया, ठीक है। जो प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है। क्यों सुप्रीम कमांडर होता है? नेवी, एयरफोर्स जितनी भी रहती है ना, आर्मी, उसका प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर रहता है। बिकॉज सुप्रीम कमांडर इसलिए रहता है क्योंकि फाइनल जो से है वो प्रेसिडेंट का ही होता है। होता है ना कि चलो एक काम करते हैं, हम वॉर छेड़ देते हैं, इसके बीच हम जंग छेड़ देते हैं, तो उसमें प्रेसिडेंट का एसेंट लगता है कि हाँ जंग छेड़ें कि न छेड़ें, ठीक है। बिकॉज प्रेसिडेंट इज द चीफ कमांडर, सॉरी सुप्रीम कमांडर। जब वॉर वगैरह करते हैं तो प्रेसिडेंट की एसेंट लेनी पड़ती है। प्रेसिडेंट जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। बट वी शुड रिमेंबर दैट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस ऑल दिस पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट यार ये सारी पावर्स एक्सरसाइज करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर इट एडवाइस। जब समझिए लोकसभा और राज्यसभा में कोई बिल पास होता है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। अब प्रेसिडेंट अगर रिकन्सिडर के लिए बोले, इट मीन्स वो प्रेसिडेंट ऐसा बोले कि आप लोग इसको एक बार फिर से कंसिडर कर लो, मुझे लगता है ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अगर लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स ने कहा नहीं ये ठीक है और ऐसे ही रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होंगे, तो प्रेसिडेंट इज़ बाउंड टू पास दी बिल। प्रेसिडेंट को एसेंट देना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि प्रेसिडेंट ने रिकन्सिडर करने के लिए दिया, उनका मन नहीं था, उन्होंने नहीं किया, तो वो लॉ पास होगा, प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा। बट इफ़ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन, शी इज़ बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। Similarly, a bill passed by the parliament becomes a law after the president gives assent to it. If the president wants, he can delay his some time and send the bill back to parliament for reconsideration. But if parliament passes the bill again, she has to sign it. ठीक है? So you may wonder what does the president really do? मैंने बोला ना कि रिकन्सिडरेशन के लिए भेजा, लेकिन फिर भी लोकसभा और राज्यसभा ने पास कर दिया बिना किसी चेंजेस के, तो प्रेसिडेंट को लॉ पास करना पड़ेगा। सो यू मे वंडर व्हाट डज द प्रेसिडेंट रियली डू? कैन शी डू एनीथिंग ऑन हर ओन एट ऑल? मैं आपको ये पूरा पढ़ के समझा दे रहा हूँ। देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग शी शुड डू ऑन हर ओन। ध्यान से पढ़िएगा यहाँ से, उसके बाद मैं समझाऊंगा। अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर व्हेन अ पार्टी और कोलिशन ऑफ पार्टीज सिक्योर अ क्लियर मेजोरिटी इन द इलेक्शन, द प्रेसिडेंट हैज़ टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी party or the coalition that enjoys majority support in Lok Sabha. When no party or coalition gets a majority in the Lok Sabha, the president exercises her discretion. The president appoints a leader who, in her opinion, can muster majority support in the Lok Sabha. In such a case, the president can ask the newly appointed prime minister to prove majority in the Lok Sabha within a specified time. अब क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, हाँ तो ठीक है करते हैं, पर कैसे करते हैं, किन लोगों में से? अब जो लोकसभा में मेंबर्स हैं, जिस पार्टी के जितने ज़्यादा सांसद हैं उसमें से किया जाएगा। मान लीजिए किसी पार्टी की मेजॉरिटी है तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उस मेजॉरिटी पार्टी में से अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं है पर कोलिशन गवर्नमेंट है। कोलिशन गवर्नमेंट इट मीन्स गठबंधन वाली सरकार है ना। हमने अलायंस बना लिया, ये मतलब 4 पार्टीज़ थी, 5 पार्टीज़ थी, ठीक है, 5 में से 2 ने अलायंस बना लिया, ग्रुप बना लिया, तो मेजॉरिटी आ गई। तो उसमें से प्रेसिडेंट ने सेलेक्ट कर दिया प्राइम मिनिस्टर, ये भी ठीक है। मान लीजिए ना मेजॉरिटी आई और ना गठबंधन हुआ, ठीक है, अलायंस भी फॉर्म नहीं हुआ और मेजॉरिटी भी नहीं है, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अपनी मर्ज़ी से प्रेसिडेंट को जो सही लगा कि हाँ ये मेजॉरिटी ला सकता है, मेजॉरिटी एक्वायर कर सकता है, किसी एक पर्सन को बुलाएंगे, एज अ प्राइम मिनिस्टर इनवाइट करेंगे, फिर उन पर्सन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो जाएंगे, उनको तय सीमा तक, मतलब एक सर्टेन पॉइंट समय दिया जाएगा कि आप इस टाइम तक अपनी मेजॉरिटी प्रूफ कर दो। फिर उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा,
मेजोरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी। अब वो चाहे कैसे भी करें, वो वहाँ के जो बचे हुए सांसद हैं उनको कन्विंस करें, अलायंस बनाए, चाहे कैसे भी करके मेजोरिटी लाए, मतलब मेजोरिटी उसे लानी पड़ेगी, अलायंस बना के लाए चाहे कैसे भी लाए, ठीक है। अलायंस अगर उसने बना ली, मेजोरिटी बना ली, तो वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। देखिए प्रेसिडेंट का क्या पावर होता है कि भले ही कोई पार्टी अलायंस नहीं बना रही थी, मेजोरिटी भी नहीं थी, फिर भी प्रेसिडेंट चाहे तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है अपनी मर्जी से, जिसको अपॉइंट किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे ही अपॉइंट हुए थे, ठीक है। मेजोरिटी भी नहीं आई थी और अलायंस भी नहीं बना था, तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, इन्वाइट किया प्रधानमंत्री को, किनको, अटल बिहारी वाजपेयी जी को। फिर उनको बोला कि आपको मेजोरिटी सिक्योर करना पड़ेगा एक समय सीमा के अंदर, है ना। तो उनको कुछ टाइम दिया, क्या फॉर एग्जांपल 3 महीने या 6 महीने दे सकते हैं कि अब इतने टाइम में मेजोरिटी एक्वायर कर लो, लोगों को कन्विंस करके, इन्फ्लुएंस करके। नेक्स्ट पार्ट है जुडिशियरी। जुडिशियरी क्या होता है? जुडिशियरी इट मीन्स न्यायालय। न्यायालय इट मीन्स, मान लीजिए डिस्प्यूट अराइज हो गया, तो कौन तय करेगा कि क्या सही है क्या गलत, ठीक है। मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है हम सही हैं, स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है हम सही है तो दोनों गवर्नमेंट किसकी बात मानी जाए, ठीक है। या तो फिर किसी पर्सन के बीच में और किसी, समझिए, पॉलिटिशियन के बीच में एक डिस्प्यूट अराइज हो गया, है ना, एक या ग्रुप ऑफ मेंबर्स और पॉलिटिशियन के बीच में, तो कौन सही है कौन गलत कौन तय करेगा? जुडिशियरी। जुडिशियरी इट मीन्स न्यायालय। जितनी भी सारी अदालत हैं सारी जुडिशियरी के अंदर आएंगी। हमने लेजिस्लेचर पढ़ा जो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो पनिश करके इम्प्लीमेंट कराते हैं, और जुडिशरी जो न्याय सुनाते हैं, क्या सही है क्या गलत जुडिशरी बताएंगे। अब एक पढ़ लेते हैं एक बार। लेट अस टर्न वन फाइनल टाइम टू द स्टोरी ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम दैट वी हैव स्टार्टेड विद। दिस टाइम लेट अस नॉट रिकॉल द स्टोरी बट इमेजिन हाउ डिफरेंट द स्टोरी कुड हैव बीन। Remember the story came to a satisfactory end because the Supreme Court gave a verdict that was accepted by everyone। जहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है वहाँ आप फर्स्ट पेज पे जाइए, इस चैप्टर के, सॉरी पेज नंबर 69 पर जाइए। इधर पे देखिए लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बंच्ड ऑल दीज केसेस टुगेदर। दिस केस वॉज नोन एज इंदिरा स्वाने एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें क्या था, एक ग्रुप था, इंदिरा स्वाने और सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके बीच केस हो गया था, मतलब डिस्प्यूट अराइज हो गया था। 11 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हर्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ बोथ साइड्स बाय अ मेजोरिटी। सुप्रीम कोर्ट जजेस इन 1992 डिक्लेयर्ड दैट दिस ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज वैलिड। अब क्या था, वो जो ऑफिस मेमोरेंडम का केस था उसमें क्या है, पब्लिक बोल रही थी ये लॉ पास, मतलब पब्लिक, कुछ लोग बोल रहे थे पब्लिक से पास नहीं होना चाहिए, पर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही थी पास होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिया, हाँ पास होगा। और सुप्रीम कोर्ट की बात सबको माननी भी पड़ी, ठीक है। क्यों माननी पड़ी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एंड हाईएस्ट अथॉरिटी है, ठीक है। न्याय वो जो करेगी, अगर उसने किसी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट, एक क्या 1000 पॉलिटिशियन के अगेंस्ट अगर कोई बात बोली तो वो बात उनको माननी पड़ेगी, है ना। क्यों? क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इतने पावर दिए गए हैं कि वो इंडिपेंडेंट काम करेगी, किसी के दबाव में नहीं आएगी। रिमेंबर द स्टोरी केम इनटू सेटिस्फैक्ट्री एंड। वो जो सेटिस्फैक्ट्री एंड मतलब वो जो स्टोरी थी ऑफिस मेमोरेंडम वाली, वो उसका एंड कब हुआ, जैसे ही लड़ाई तो चल रही थी गवर्नमेंट और लोगों के बीच में, पर उसका सेटिस्फैक्ट्री एंड, एक संतोषजनक एंड कब हुआ, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि हाँ ये कानून सही है पर कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ। बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट गेव अ वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया था, दैट वॉज एक्सेप्टेड बाई एवरीवन। आप ऐसा इमेजिन करके देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट जैसा कुछ ना होता तो क्या होता, हो सकता है अगर नहीं हो तो कितने डिस्प्यूट अराइज होते और उनका रिजल्ट कि क्या सही है क्या गलत कौन पता करता। अगर सुप्रीम कोर्ट होता भी, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, पर उसके जज के पास इतनी पावर नहीं है इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की, तो सारे के सारे डिसीजंस हो सकता है रूलिंग पार्टी के फेवर में आते हैं। क्यों? क्योंकि जज के पास इतनी पावर ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सारे डिसीजंस जो पार्टी रूल कर रही है या जो पार्टी पावरफुल है उसके फेवर में आते हैं, मतलब जो ज़्यादा ताकतवर है वो जीत जाए। इवन इफ इट हैड द पावर, इफ नो वन ट्रस्टेड द सुप्रीम कोर्ट टू गिव अ फेयर वर्डिक्ट। मान लिया जज के पास पावर भी है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। क्यों नहीं विश्वास कर रहा है? हो सकता है कि उसमें चीटिंग हुई हो, ठीक है। जज को मान लीजिए जज के पास पावर भी है, पर हमने क्या किए, तोड़ मोड़ के सबूत पेश कर दिए, जज को कन्विंस कर दिया, तो जज के पास पावर है, उसने डिसीजन सुना दिया। लोग जज के डिसीजन के ऊपर यकीन ही न करते तो भले ही पावर है फिर भी, इफ़ नो वन ट्रस्टेड द सुप्रीम कोर्ट टू गिव अ फेयर वर्डिक्ट, उसने जो भी फैसला सुना है उस पर ट्रस्ट न करें। इवन इफ गेव अ फेयर जजमेंट, इफ दोज पीपल हु अपील्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर डिड नॉट एक्सेप्ट द जजमेंट। मान भी लिया कोर्ट भी है, जज भी है, जज के पास पावर भी है, और वो जो फैसला सुनाएंगे उसको
सही फैसला सुनाएंगे, ठीक है। मतलब जज ने इंडिपेंडेंट तरीके से सही फैसला सुनाया। और ये अगर मान लेते हैं कि जिसके अगेंस्ट फैसला सुनाया गया वो ये बात मानने को तैयार नहीं है, जैसे इनकेस अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर फैसला सुनाया गया पर गवर्नमेंट बोल रही नहीं, भले ही हमें सज़ा सुनाइए हम नहीं मानेंगे, ऐसा हो सकता है, तो फिर क्या होता। स्टूडेंट्स बाकी बचा हुआ पोर्शन हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।